चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं रिगार्डिंग पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन में कल हम लोगों ने पढ़ लिया था एस्करियासिस, राइट? नहीं, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था फाइलेरियासिस। तो फाइलेरियासिस हम लोगों ने पढ़ा, मलेरिया हम लोगों ने पढ़ा, ये दोनों निपटा दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे एस्करियासिस। एस्करियासिस ये पढ़ना क्यों है? एस्करियासिस, व्हाई शुड वी नीड टू स्टडी दिस? बिकॉज एस्करिस अपना सिलेबस में है, इसके साथ साथ एस्करिस एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफेक्शन करता है विच इज रिलेटेड टू न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया भी अपना सिलेबस में है, इसीलिए हम लोग एस्करियासिस पढ़ेंगे। समझ में आया? अब देख, एस्करियासिस आपको पता ही है, इट्स एन एस्केलमिंथस। तो इट इज एन एस्केलमिंथस एंड फुल नेम एस्करिस lumbricoides। तो अब देखिए, द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन फाइलेरियासिस, मलेरिया एंड एस्करियासिस। मलेरिया, फाइलेरियासिस, इसमें देयर आर टू होस्ट्स, दैट मींस द पैरासाइट हैज अ डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। डाइजेनेटिक मतलब इन टू जीनस, बट इन केस ऑफ एस्करियासिस इट हैज अ मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल, दैट मींस ओनली वन होस्ट, दैट इज द मैन हिमसेल्फ, राइट? सो हियर इन एस्करियासिस the parasite requires only one host, that is the man himself. Here the parasite requires only one host, that is the man himself, है ना? So here remember, therefore it has a monogenetic life cycle. Therefore it has a monogenetic life cycle. So it has a monogenetic life cycle, that is in only one genus. So it has a monogenetic life cycle. अच्छी बात है. Now Ascaris lumbricoides जो है, Ascaris is a terrestrial parasite, right? So it's a terrestrial Ascalminthus. It is a terrestrial, माने जमीन पे रहता है ना? Terrestrial Ascalminthus. और आपको पता है कि एस्केलमिंथस जो एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 में एस्केलमिंथस का जो डिस्कशन है, तो उसमें ये एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, दे कैन बी फ्री लिविंग, है ना? दे कैन बी फ्री लिविंग और एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना? तो ये लिखा हुआ था। सो ये जो लाइन लिखा हुआ था, उससे बहुत सारे एग्जांपल्स भी हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। दैट इज दे कैन बी, एनसीईआरटी में लिखा है एस्केलमिंथस के बारे में, है ना? एस्केलमिंथस के बारे में क्या लिखा है? दे कैन बी फ्री लिविंग, they can be free living, है ना? or or aquatic, NCERT का line, and parasitic, है ना? and parasitic in both plants and animals, in both plants and animals. तो ये लाइन है. So they can be free living or aquatic and parasitic in both plants and animals. तो फ्री लिविंग एस्केलमिंथस के नाम पे अगर बात करेंगे तो आप लोग पढ़ते हो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में लिखा हुआ है सिनोरैप्टिस एलिगेंस. सो दिस इज द फ्री लिविंग एस्केलमिंथस. एस्केलमिंथस फ्री लिविंग. जनरली हम लोग एस्केलमिंथस को पैरासाइटिक नेचर पढ़ते हैं, बट दिस इज अ फ्री लिविंग एस्केलमिंथस. तो अगर एस्केलमिंथस इज फ्री लिविंग, तो एस्केलमिंथस अगर फ्री लिविंग है, तो फ्री लिविंग एस्केलमिंथस का एग्जांपल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमाटोड लिखा है, दैट इज सिनोरैप्टिस एलिगेंस, है ना? तो नॉन पैथोजेनिक, ये नॉन पैथोजेनिक भी है. दिस इज नॉन पैथोजेनिक इन नेचर एज वेल. सो फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमाटोड लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो दैट इज इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, है ना? दैट इज इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. तो ये लिखा हुआ है. तो ये फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक, इसका नाम है सिनोरैप्टिस एलिगेंस. सिनोरैप्टिस एलिगेंस, है ना? ये साइंटिफिक नेम है सिनोरैप्टिस एलिगेंस. तो फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमाटोड. अब इसके साथ साथ एक्वेटिक एस्केलमिंथस. जनरली एस्केलमिंथस का जो एग्जांपल्स एनसीईआरटी में है वो सब टेरेस्ट्रियल एस्केलमिंथस है, लेकिन दिस इज एन एक्वेटिक एस्केलमिंथस. तो अगर एक्वेटिक एस्केलमिंथस के बारे में बात करेंगे तो एक्वेटिक एस्केलमिंथस कौन है? द एक्वेटिक एस्केलमिंथस हैपेंस टू बी रोटिफर्स, रोटिफर्स. So rotifers are aquatic esculminthus. ये कहां है डिस्कशन? ये
एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन में लिखा हुआ है। एक्सक्रीशन जो चैप्टर है उसमें देखोगे लोअर ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीशन कहां होता है, उसमें किससे होता है, उसमें डिस्कशन है। देखोगे प्रोटोनेफ्रिडिया, तो प्रोटोनेफ्रिडिया के बारे में चर्चा जब है, प्लेटिहेलमिंथेस है, उसके साथ रोटिफर्स भी लिखा हुआ है, तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब तीसरा है एक्वेटिक एंड पैरासाइटिक इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो पैरासाइटिक इन एनिमल्स, ये तो एनिमल पैरासाइट है, ये जो एस्केरिस है, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी एनिमल पैरासाइट। लेकिन प्लांट पैरासाइट के बारे में चर्चा हुआ है मेलोडिगाइन इनकॉग्निशिया, जिसके बारे में पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स डिस्कशन है। आपको याद होगा आरएनए साइलेंसिंग और एमआरएनए इंटरफेरेंस है, आरएनए इंटरफेरेंस और एमआरएनए साइलेंसिंग, तो उसके बारे में डिस्कशन है, एंड दैट इज मेलोडिगाइन इनकॉग्निशिया इन्फेक्टिंग द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट, है ना, मेलोडिगाइन इनकॉग्निशिया, है ना, इन्फेक्टिंग द रूट्स ऑफ द टोबैको प्लांट, तो दैट इज अ प्लांट पैरासाइट, जिसके बारे में भी एनसीईआरटी में डिस्कशन है। तो हर एक एग्जांपल एनसीईआरटी में डिस्कशन है माय डियर, तो इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ये पर्टिकुलर सेंटेंस जो कि एस्केलमिंथेस में है। और एक यूनिकनेस एस्केलमिंथेस का क्या है, द फीमेल्स आर लॉन्गर देन द मेल्स, द फीमेल्स आर लॉन्गर देन द मेल्स, ये लाइन भी एनसीईआरटी का है। और एनसीईआरटी में जो पिक्चर दिया गया है एस्केरिस का, उसमें उस पिक्चर में भी फीमेल्स आर लॉन्गर देन द मेल पिक्चर है ना। आपको याद होगा एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 में है बेटा, वॉल्यूम 1 में जो एनिमल किंगडम का डिस्कशन है ना, तो उसमें है। কি বলছিস क्या? हाँ, मेल में टेपरिंग होता है, फीमेल में पॉइंटेड है। हाँ, तो मेल्स आर टेपर्ड एट द एंड्स, लेकिन टेपर्ड एट द एंड्स का क्वेश्चन नहीं है फोटोग्राफ में। अच्छा हाँ, तो टेपर्ड एट द एंड का क्वेश्चन नहीं है। मेल में আরেকটা জিনিস আছে, এটা তোমরা জানো না, एस्केलमिंथेस में क्लोआका है, क्लोआका दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ मेल। वो तो मॉड्यूल आगे ছিল, এখন अभी तो हटा दिया गया, चलो छोड़ो। अच्छा अब देखो एस्केरिस का लाइफ साइकिल जब शुरू होता है, तो एस्केरिस का मोस्ट इन्फेक्टिव स्टेज आपको देखना पड़ेगा, मोस्ट इन्फेक्टिव स्टेज। सो मोस्ट इन्फेक्टिव स्टेज of Ascaris lumbricoids, the most infective stage of Ascaris lumbricoids, अगर आप इसके बारे में बात करोगे बेटा, and that most infective stage happens to be which one, is called rhabditiform larva, है ना। This is the larva which is the most infective stage। ये कहां से आता है बेटा, eggs mature करके ये फॉर्म होता है। So rhabditiform larva, it is formed by the maturation of the eggs। So rhabditiform larva is formed by the maturation of the eggs। तो egg का maturation से, है ना, ये larval stage होता है बेटा। So that is rhabditiform larva। अब एस्केरिस का लाइफ साइकिल अगर हम लोग देखें, तो एस्केरिस में क्या है, ध्यान से देखिएगा। The eggs are laid in the soil through human feces। So eggs are laid in the soil through human feces। तो eggs soil में lay कर रहा है through human feces। तो if eggs are laid in the soil through human feces, अगर ऐसा है my dear, these eggs remain in the soil, the eggs remain in the soil exposed to marshy, humid environment, exposed to humidity and high temperature। generally temperature high रहता है इस region में। so then the eggs mature into the most infective larval form, and the most infective larval form, that is rhabditiform larva, है ना। they mature into the most infective larval form and that is called the rhabditiform larva my dear। तो एक सेकंड बेटा,
लोग ना भोजन बाद में समझ में आता है सब। एनीवे, हाँ, व्हाट डिड आई से? तो rhabditiform larva is the most infective stage. अब this rhabditiform larva, अब देखिए, they enter into the human body, they enter into the stomach of man, of humans, through uncooked vegetables and water, uncooked vegetables, है ना, and water, वो आ जाता है, and then this enter into the stomach. From the stomach they enter into the intestine. So from stomach they go into the intestine, that is the small intestine. अब देखिए और एक चीज, ये जो एस्करिस का जो क्यूटिकुलर लेयर है, बाहर का जो क्यूटिकुलर लेयर है, that prevents themselves from the digestive enzymes of the host. So the cuticular layer, ये जो cuticular layer है, that prevents themselves, এখানে মনে রাখতে হবে, the cuticular layer, the outer cuticular covering protects them from the digestive enzymes of the host. ठीक है? So the outer cuticular covering protects them from the digestive enzymes of the host. एक सेकंड टर्न देखिए घुड़ी। हाँ, so protects them from the digestive enzymes of the host. अब जरा देखिए, it comes into the intestine. From the small intestine they enter into the through the hepatic portal vein, through the hepatic portal vein they enter into the liver, कहां पहुंचा? लिवर में पहुंचा, थ्रू हेपेटिक पोर्टल वेन. फ्रॉम द लिवर इसका क्या होगा माय डियर? हेपेटिक पोर्टल वेन से लिवर में पहुंचा. फ्रॉम द लिवर through the superior vena cava, through the inferior vena cava it reaches the heart. Through the inferior vena cava it enters into the right atria of the heart. Okay? From the right atria of the heart it goes into the right ventricle. From the right atria it goes into the right ventricle. From the right ventricle फिर इसका क्या होगा? From the right ventricle it goes to the pulmonary artery into the lungs. पहले through pulmonary artery, through the pulmonary artery enters into lungs, lungs में पहुंच के क्या करेगा? It will infect the alveoli. lungs में पहुंच के क्या करेगा? It will infect the alveoli. alveoli को infect करेगा. और जैसे ही ये alveoli को infect करेगा, जैसे ही alveoli को ये infect करता है my dear students, तुरंत क्या होता है? There is the occurrence of pneumonia. तो और alveoli के अंदर वो क्या करेगा? It will undergo one molting. Molting क्या है? Larval stage, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने को कहता है molting. So the first molting occurs here. The first molting of the larva. Molting केवल larva में होता है. Molting क्या है? The different stages, है ना? The different stages with which the larva converts into adult. तो larva कई सारे stages में convert हो सकता है before it changes into adult. तो ये जो changes हो रहा है larva में before it converts into adult, that is called molting. So it undergoes the first molting and therefore it infects the alveoli. करके वो क्या करेगा? Ultimately it will cause pneumonia. It will cause ascaris pneumonia. Pneumonia अपना syllabus में है. So one of the major cause is ascariasis. Ascariasis can also be a cause of pneumonia, है ना? तो इसीलिए मैंने इसको लिखाया. तो causes ascaris pneumonia, जिसका और एक नाम है बेटा LOEFFLER Loeffler's syndrome, है ना? So cause ascaris pneumonia or preferably the Loeffler syndrome. और वहां से क्या होगा?
निमोनिया होने से क्या होगा? कफ होगा, कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन। एक्सपेक्टोरेशन मतलब जो थूकते हैं हम लोग, इसमें देख दो चीज है, वन इज एक्सपेक्टोरेटेड आउट एंड वन इज स्वेलोड। तो पार्टली expectorated out and partly swallowed, है ना? partly expectorated out and partly swallowed। और जो swallow किया वो कफ माने फिर इन्फेक्टिव एजेंट, वो पैरासाइट फिर से स्टमक में पहुंच गया। तो ड्यूरिंग swallowing the parasite re-enters the stomach। the parasite re-enters the stomach। the parasite re-enters the stomach। from the stomach it enters into the small intestine। it will enter into the small intestine। और small intestine में क्या होगा इसका? it will undergo 3 successive moltings, 3 moltings, and it will form adult। और adult होगा, so therefore fertilization in the intestine and eggs। तो fertilization होगा, fertilization हुआ and eggs are laid, है ना? तो fertilization हुआ, eggs are laid in the soil, eggs are laid, and then these eggs come in the soil through human feces। but eggs are formed, chalo, eggs are formed, and then these eggs are released into the soil through human feces। समझ में आया? तो ये cycle complete होता है। This is Ascaris। और देखो, human is the only host in the entire phenomena। The both sexual and asexual cycle, both sexual and asexual cycles occur within humans, है ना? Therefore human is the only host। हो गया? बुझते बच्चों? So this is the life cycle of Ascaris। और कुछ नहीं है, यही है। इसका जो ट्रीटमेंट होगा, इसका जो डायग्नोसिस है, दैट इज स्टूल टेस्ट करने से मिलता है। द एग्स आर फाउंड इन द स्टूल, समझे ना? तो इसका जो स्टूल कल्चर होता है, इसका जो डायग्नोसिस है, इसका डायग्नोसिस है स्टूल कल्चर। ब्लड कल्चर तो डेफिनेटली किया जाता है, तो ये सब तो होगा ही, नॉर्मल प्रोसीजर। और इसका जो ड्रग दैट इज यूज्ड, दैट इज एंटीपैरासाइटिक। सो ड्रग्स एंटीपैरासाइटिक, दैट इज इसका नाम है एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल इज अ वेरी वेरी फेमस ड्रग, है ना, दैट इज यूज्ड इन सच केसेस। दैट्स इट। বুঝছো এর বাইরে কিছু নেই। কিরে ভাগ্যলক্ষ্মী, কি খবর তোর? হ্যাঁ স্যার মানে পড়াশোনা তো হচ্ছে না, তুই কোথায় ছিলিস? পরীক্ষার জন্য পড়াশোনা করছিলিস? কত হয়েছে নম্বর? কেন, কি হয়েছে? টাইম তো বেশি লাগবেই। স্পিড অ্যাকোয়ার করিসনি এখনো, টাইম বেশি লাগবে না? স্পিডের প্রবলেম তো ওটা, স্পিড অ্যাকোয়ার করিস না, ওটা প্র্যাকটিস দিয়ে তো স্পিড অ্যাকোয়ার করতে হবে। বলেছিলাম মানে ইয়ে পাওয়ার জন্য পরীক্ষা দিতে, 600 পাওয়ার জন্য পরীক্ষা দিতে, 550 পাওয়ার জন্য পরীক্ষা দিবি, 580 জন্য পরীক্ষা দিবি। কেন কেন স্পিড কম মানে মানে হচ্ছে না? ফিজিক্সে কেমন হয়েছে? ठीक है दोस्तों, কথা বলছি ক্লাসে। अच्छा हेलो, डन हो गया? देखिए इसका फोटो ले लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ वाटर इन द लंग्स इन हेवी pneumonia? And is the extraction of the water from the lungs, that is not pneumonia, that is pleurisy। that is pleurisy, not pneumonia। अगर लंग से वाटर एक्सट्रैक्ट करने वाला सिचुएशन हो गया, दैट इज डिफरेंट। प्लूरल एफ्यूजन से होता है, हाँ हाँ, उसके बीच में होता है। तो ये ना होले हाइड्रोथोरैक्स होता है।
और वो न्यूमोनिया में होता नहीं है, लंग्स के अंदर सिरिंजिंग करके म्यूकस निकाला नहीं जाता कभी। नहीं तो आप सोच सकते हो हाइड्रोथोरैक्स है, हाइड्रोथोरैक्स अगर होगा तो हो सकता है, लेकिन वो न्यूमोनिया का रीजन नहीं है। ठीक है, और किसी भी जगह पे अगर फ्लूइड डिपोजिशन हो रहा है, एक्स्ट्रा वाटर आ रहा है, इसका मतलब ही हो गया कि बाहर टिश्यू से आ रहा है, एडजेसेंट टिश्यू से आ रहा है। और एडजेसेंट टिश्यू से आने का एक ही उपाय है, बिकॉज कोई भी जगह पे इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन का फंडामेंटल रूल है द पार्ट विल स्वेल, और स्वेल करने के लिए बाहर से एडजेसेंट टिश्यू से वाटर आना चाहिए, समझे ना? सो दैट इज द रीजन। एनीवे, ले लिया इसका फोटो, इसका फोटो ग्रुप में डाल दीजिए सही से। रेज्ड हैंड, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, अनम्यूट करके पूछिए या तो टाइप कर दीजिए। If anyone need to ask me anything, then you can unmute and type. Either you can unmute or type. ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। इसको देख लिया ना आपने, तो इसका सीक्वेंस याद रहेगा ना हम लोगों को। तो एग्स आर लेड इन द सॉइल थ्रू ह्यूमन फीसेस। अब ये एग्स विल रिमेन इन द सॉइल approximately the time till which the egg remain is 25 to 27 days, বুঝতে পারলি? তারপরে the eggs mature in presence of moisture and at exposure to high temperature। तो उस कंडीशन में क्या होगा, the eggs will convert into the most infective larval stage of ascaris, है ना, that is called rhabditiform larva। और rhabditiform larva और उसी स्टेज में वो इन्फेक्ट करता है किसको, उसी स्टेज में वो इन्फेक्ट करता है ह्यूमंस को। तो दैट विल एंटर इनटू ह्यूमन थ्रू अनकुक्ड फूड, है ना, अनकुक्ड अनबॉइल्ड वाटर, है ना। तो उस कंडीशन में वो पानी के थ्रू बॉडी में चला गया। नाउ इट एंटर्स इनटू द स्टमक। स्टमक में पहुंचने के बाद क्या हुआ, जैसे ही ये स्टमक में पहुंचा, स्टमक में उसका डाइजेस्टिव एंजाइम से प्रिवेंट किया, उसका जो क्यूटिकुलर लेयर है दैट प्रिवेंट्स इटसेल्फ फ्रॉम द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ द होस्ट। उसके बाद स्टमक से कहां गया, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा। स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां पहुंचा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से सीधा वो पहुंच गया हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन से लिवर, लिवर से सीधा इंफीरियर वेना कावा से पहुंच गया राइट एट्रिया, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से थ्रू पल्मोनरी आर्टरी इट गोज इनटू द लंग्स, जहां पे पहला मोल्टिंग करता है एंड इट इन्फेक्ट्स द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स एंड कॉजेस एस्करिस न्यूमोनिया व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द लोफलर सिंड्रोम। एंड देन न्यूमोनिया होने की वजह से म्यूकस फॉर्मेशन होता है, तो कफ होता है विद म्यूकस एंड पस फॉर्मेशन, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में पस होता है, तो वो सब होगा। तो खांसेगा, खांस के थूकेगा, तो जितना थूक दिया वो थूक दिया, जितना नहीं थूका है वो निगल लिया। And when it re-enters into the stomach, then the ascaris reinfects the stomach, and then from there it goes into the intestine। intestine में 3 मोल्टिंग्स होते हैं, है ना, and thereafter it changes into adult। और adult जाके क्या करेगा, eggs lay करेगा, fertilize करने के बाद eggs lay करेगा, तो site of fertilization क्या है, intestine। उसके बाद eggs lay करेगा, eggs will be released through human feces। हो गया कम। Am I clear? कोई दिक्कत किसी को? इतना तक किसी के मन में कोई भी दुविधा? कैटरपिलर, हिरे रंगीत, বুঝতে পারলি? এই হাওড়া, ঠিক আছে, इसका फोटो तो दे दिया, কি ব্যাপার কৃষ্ণা কুমার? ওই হলো, ঠিক আছিস? কত পেয়েছিস? রেজাল্ট জানিস না? क्यों? घर में दिया? তোর শরীর কেমন? गुड, चलो भेज दिया आप लोगों ने। नेक्स्ट नेक्स्ट, इरेज करते हैं इसको। এই কি হয়েছে, মারামারি করছিস কেন?
चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग वन डिजीज कॉल्ड टाइफॉइड एंड अनदर वन कॉल्ड एमीबायसिस। एमीबायसिस का जो डिस्कशन है वो हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ेंगे और एनसीईआरटी का ही लाइंस कोट होगा इन केस ऑफ एमीबायसिस। तो एमीबायसिस का जो amoebic dysentery, which is also called amoebiasis, इसको फिर पूरा देख सकते हैं। तो एमीबायसिस, अब जरा देखिए एमीबिक डिसेंट्री और एमीबायसिस, द कॉजेटिव एजेंट is again a protozoan protist, जिसका नाम है प्रोटोजोआन प्रोटिस्टा, कॉल्ड एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, है ना, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, है ना। So it is again a protozoan protist called Entamoeba histolytica. So this causes amoebic dysentery, ठीक है। अब Entamoeba histolytica, इसका जो कैरियर है, the mechanical carrier happens to be housefly. तो housefly एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, housefly act as ए लाइनটাই লেখা আছে mechanical carriers, है ना। So mechanical carrier के तहत काम करेगा कौन, housefly। तो housefly act as mechanical carriers। रंगित शुरू कर। हाँ, दाঁড়াও। Symptoms of this disease include constipation, abdominal pain and cramp, cramp मतलब contraction and sudden relaxation, है ना, that is called cramp। हाँ बोलो। stool with excess mucus, this is called dysentery, है ना, excess mucus, उसके साथ आरबीसी आएगा मतलब ब्लड क्लॉट्स। तो ये जो है दैट मीन्स stool with blood, तो stool with excess mucus, this is dysentery, इसीलिए नाम है amoebic dysentery। इसके साथ अगर ब्लड क्लॉट आ गया, ब्लड क्लॉट्स, तो ये दोनों मिलके हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड stool with blood। अल्टीमेटली तो वही है, दैट इज कॉल्ड मेलिना, MELENA, दैट इज मेलिना, stool with blood। ठीक, चलो। तो route of transmission of the parasite সেটা হলো eggs in feces into foods or food products। कौन करेगा, housefly, by houseflies, ठीक है। तो eggs फीसेस से लेके फूड में बैठेगा, तो दिस वे एमीबिक डिसेंट्री ऑकर, ठीक है। रिमेंबर एमीबिक डिसेंट्री आल्सो अफेक्ट्स द लिवर, ये एक्स्ट्रा एक पॉइंट मैं लिखता हूं, एमीबिक डिसेंट्री इट आल्सो अफेक्ट्स द लिवर। ये एक पॉइंट। আরেকটা কথা হচ্ছে দেখো, লার্জ ইন্টেস্টাইন का एक फंक्शन होता है, द मैक्सिमम water absorption occur in the large intestine। तो একটা জিনিস, एक चीज देखिए माय डियर, the maximum water absorption occur in the large intestine, ठीक।
अब मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन ऑकर इन द लार्ज इंटेस्टाइन। अब सोचिए अगर लार्ज इंटेस्टाइन ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, जरूरत से ज्यादा, तो कॉन्स्टिपेशन होगा। अगर वाटर एब्जॉर्ब सही से नहीं कर पाया तो डायरिया होगा। सो इफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज मोर, if water absorption is more than normal, then what will happen? Then constipation. If water absorption is less, muted, so she should unmute. मैं muted, अनम्यूट करना है मुझे, ये कैसे होता है? इसे तो पता भी नहीं है मुझे। एवरीवन तो किया हुआ है। दाओ देख, रुक जाओ थोड़ा, देखते हैं, पूछते हैं लोग। এই সৌরভ স্যার আছো? বসাক স্যার, हाँ अब बात करने की कोशिश कीजिए। हाँ क्या? ऑडियो इज डिसेबल्ड अनटिल टीचर की হয়েছে। गर्मी लग रहा है बहुत, ঠান্ডা লাগছে না? না লাগছে, গরম লাগছে, বিশাল গরম। मैं टेम्परेचर एकदम गर्म करके रखा था। इफत को फोन करके बात कर लीजिए क्या हुआ, है ना? चलिए नेक्स्ट। हाँ, if water absorption is less than normal, if water absorption is less than normal, then it will result in diarrhea, HOEA, then it will result in diarrhea। तो एक से constipation, एक condition से diarrhea, और constipation के साथ साथ अगर stool आ गया, blood आ गया, then it is melania। बता दिया मैंने, कोई दिक्कत? डन हो गया? तो इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट एमीबिक डिसेंट्री एंड एमीबायसिस। डन, और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट हम लोग तो पैरासाइटिक डिजीजेस हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? वी हैव स्टडीड ऑल द पैरासाइटिक डिजीजेस। वी स्टडीड मलेरिया, वी स्टडीड फाइलेरिया, वी स्टडीड एस्करियासिस, वी स्टडीड एमीबायसिस। क्लियर हो गया? उसको छोड़ के कैंसर पढ़ा है हम लोगों ने एड्स पढ़ा है हम लोगों ने, और क्या पढ़ा? जनरल इम्यून सिस्टम पढ़ा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पढ़ा है, एलर्जी पढ़ा है। ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया। चलिए, अब हम लोगों का डिस्कशन है रिगार्डिंग टाइफॉइड। तो हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग टाइफॉइड। मैंने उस दिन बताया था जिस दिन हम मलेरिया पढ़ाए थे। yesterday I taught malaria, then I told that at that point in time I told that malaria is an intermittent fever whereas typhoid is a continuous fever। बताया था मैंने। तो मलेरिया में चिल, हीट एंड स्वेट ये हो रहा है, लेकिन टाइफॉइड इज अ कंटिन्यूअस फीवर, ये बताया था मैंने। सो it is a continuous fever also called enteric fever। why it is called enteric fever? fever तो होता ही है, उसके साथ साथ intestine is affected, intestine is infected। infection कहां होता है माय डियर? intestine में। तो intestine मतलब क्या? enteron मतलब intestine, so it is called the enteric fever। am I clear? अब देखिए टाइफॉइड में तो द कॉजेटिव एजेंट, तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट है, दिस कॉजेटिव एजेंट इज अ बैक्टीरिया। और कौन सा बैक्टीरिया? सैल्मोनेला टाइफी, ओनली सैल्मोनेला टाइफी। डोंट टॉक ऑफ सैल्मोनेला टाइफीम्यूडियम। सैल्मोनेला टाइफीम्यूडियम का जो डिस्कशन है वो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोअर, वो दोनों अल्टीमेटली क्या किया था? दोनों मिलके, हाँ,
स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोअर दोनों मिलके इन बायोटेक्नोलॉजी दे एक्चुअली फाउंड आउट the process by which antibiotic resistant gene were introduced into the plasmid of Salmonella typhimurium. ये discussion NCERT में है. Got it? So Salmonella typhi is the bacteria causing typhoid. लेकिन don't say Salmonella typhimurium. Salmonella typhimurium को लेके आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहना चाहिए. It is all about Salmonella typhi. Am I clear? And that causes typhoid. क्लियर हो गया. एंड सैल्मोनेला टाइफी जो टाइफॉइड कॉज कर रहा है माय डियर, सो पॉजिटिव एजेंट इज सैल्मोनेला टाइफी. अब हाँ करो. শোনাই দে রে The issues now. ও আজ তো কথা বলতে পারছে. কি হলো, কি করলে আমাকে শিখিয়ে দাও. ও তো মাইনাস হয়ে গেল, তো মাইনাস মানে কথা বলবে. বাহ, কি হলো? Bring to the stage. Acha, you all three have been brought to the stage. You can now speak. Acha, so what I said, it is Salmonella typhi. This is the bacteria. Salmonella typhimurium कभी मत बोलना. That is related to biotech Stanley Cohen and Herbert Boer. और उसके वजह से हर्बर्ट बोअर इज कॉल्ड द फादर ऑफ बायोटेक. पता है आप लोगों को फादर ऑफ बायोटेक कौन है? हर्बर्ट बोअर. और फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन है? कैसी बातें कर रहे हैं सर? तू तेरे ने पूरा स्टूडेंट बोल, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन है? मॉड्यूल में क्वेश्चन है, भूल गया? 2 थप्पड़ मारेंगे. जो पढ़ता है वही भूल जाता है. पर भी बोलते हैं भूले गेছি, পড়িনি কোনোদিনও, ভুলে গেছি. ऑप्शन द आंसर उधर लिखा नहीं है इसीलिए तो पूछा, लेकिन एलन का मॉड्यूल में क्वेश्चन है. आंसर इज पॉल बर्क. এমন বললাম যেন পাশের বন্ধু মনে হচ্ছে তো. হ্যাঁ, घर का बाहर का बंधु है तेरा दोस्त है. अमेरिकन बायोकेमिस्ट चलो आई गेस. हाँ, पॉल बर्क. हाँ, फैमिली फ्रेंड. So American biochemist who invented recombinant DNA. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ ফার্স্ট তৈরি করেছিল পল বার্ক. বুঝতে পেরেছো? আর স্ট্যানলি কোহেন এন্ড হার্বার্ট बोअर ने स्टैनली कोहेन किस लिए काम करा था? स्टैनली कोहेन वाज वर्किंग ऑन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. কিছুই তো পড়াশোনা করিস না. 1963 রেস্ট্রিকশন ইন হাইন্ড 2, তারপরে ডিসকাশন হলো স্ট্যানলি কোহেনের, তারপরে স্ট্যানলি কোহেন বলছি আমাদের সরি হার্বার্ট बोअर. আর স্ট্যানলি কোহেন কি করেছিল? স্ট্যানলি কোহেন वाज स्टडीिंग द प्लाज्मिड. दोनों एक साथ काम करके प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का जो प्लाज्मिड है उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मतलब सिलेक्टेबल मार्कर को इंट्रोड्यूस किया. तो उस कंडीशन पे आप सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम कहोगे. अभी हम लोग वी विल स्टिक टू सैल्मोनेला टाइफी. समझे? अब देख ध्यान से. तो बैक्टीरिया इज सैल्मोनेला टाइफी. अब देखिए, दिस इज एन एंटेरिक फीवर. नाउ द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज. तो सिम्टम्स एनसीईआरटी में कुछ सिम्टम्स है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं. लेकिन इसका जो फीवर है, इसका टिपिकल एक फीवर है, दैट इज कॉल्ड स्टेप लैडर टाइप ऑफ फीवर. द टाइप ऑफ फीवर इज स्टेप लैडर टाइप. स्टेप लैडर टाइप. কিছু কিছু সিম্পটমস যেগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভালো করে দেখো. স্টেপ लैडर टाइप कैसा है? सपोज डे 1 में लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड, बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्डेड फॉर एग्जांपल 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड डे 1 में हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्डेड इज 101 डिग्री फ़ारेनहाइट. होते पड़े. अब बात करते हैं डे 2. उसमें क्या होगा? द लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड देखा गया, सॉरी, द लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड देखा गया 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इज 102 डिग्री फ़ारेनहाइट. डे 3 उसमें एक सेकंड. डे 2 হচ্ছে डे 1 এটা, डे 2 এটা, डे 3. अब देखिए इसका आएगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और मैक्सिमम टेम्परेचर रीच्ड 103 डिग्री फ़ारेनहाइट. गॉट माय पॉइंट? देखो, स्टेप लैडर टाइप ऑफ राइज इन टेम्परेचर. सो दिस इज द पिक्यूलियरिटी ऑफ टाइफॉइड फीवर. टाइफॉइड फीवर में टेम्परेचर घटता नहीं है और वो इंक्रीज होता रहता है.
सीवियर इंक्रीज होता है। और टाइफाइड फीवर में ये जो और एक पिक्यूलियर सिम्टम है, आप लोगों को पता है Q10 लॉ बोल के एक लॉ होता है, विथ एवरी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट राइज इन टेम्परेचर, है ना, द हार्ट रेट इंक्रीजेस बाय 10। ये अपना बॉडी का सिस्टम है, दैट विथ एवरी, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, विथ एवरी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट राइज इन बॉडी टेम्परेचर, इन बीटी माने बॉडी टेम्परेचर, द हार्ट रेट इंक्रीजेस बाय कत बोललाम 10। ये है नॉर्मल। अब टाइफॉइड में क्या होता है, इन टाइफॉइड नॉर्मली की होते हो तो नॉर्मली क्या है कि 98, धरो तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट कितना होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 80 इज द हार्ट रेट। 99 डिग्री फ़ारेनहाइट यदि बॉडी टेम्परेचर होता है तो हार्ट रेट कितना होगा, 10 बढ़ा दो, 90 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी टेम्परेचर है तो होना क्या चाहिए, 100, तो 100 में 100, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट तो हर किसी को समझ में आता है। लेकिन अगर बॉडी टेम्परेचर हो गया 103 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर एग्जांपल, ठीक, एंड बट द हार्ट रेट बीटी হচ্ছে কত 103 ডিগ্রি ফারেনহাইট, বাট দি হার্ট রেট ইজ 60। কি বললাম বুঝতে পারলে, হার্ট রেট কম है with respect to the body temperature, और this is called heart rate decrease माने कि ब्रेडिकार्डिया, so it is called relative bradycardia। comparatively होना चाहिए था ज्यादा, अब हो गया कम, so this is called relative bradycardia। this is again a very very typical symptom। ये एक्स्ट्रा मैंने ये बताया। और एक चीज बताएंगे माय डियर इसके सिम्टम्स में, एक तो स्टेप लैडर बताया, कोई भी सिक्रीशंस या एक्सक्रीशन बॉडी से आर फाउल, दे आर फाउल स्मेलिंग, सो ऑल सिक्रीशंस आर फाउल स्मेलिंग, ऑल सिक्रीशंस, यूरिन, sweat, stool, mucus, whatever happens, it is foul swelling। am I clear? कोई दिक्कत? एबार टाइफॉइड, अच्छा हाँ, दिस किस टाइप ऑफ डिजीज है, इट्स अ वाटर बोर्न डिजीज। ये किस टाइप ऑफ डिजीज है माय डियर, इट इज ए वाटर बोर्न डिजीज, सो इट इज ए वाटर बोर्न डिजीज माय डियर, ठीक। अब क्या है माय डियर, अब बताइए, जो सिम्टम्स एनसीईआरटी में है वो भी पढ़ना है। अच्छा मेरी मेलॉन वो सब तो आपको पता ही है, ही वाज अ कुक और उसी से स्प्रेड करता था, है ना। चलो पढ़ो। अच्छा, waterborne disease contaminates through water and food, contaminates but waterborne, contaminates through, क्योंकि वही वाटर से अगर खाना पकाएगा, मतलब ऐसे ही वही वाटर खाना में देके अगर सत्तू पी लिया तो वो भी हो जाता है। टाइफॉइड एक वन ऑफ द फैक्टर माय डियर, फुचका, टाइफॉइड, जॉन्डिस भी और फुचका, दिस इज अनदर थिंग। छोटे छोटे दही भल्ले होते हैं, उसको जब फुचका के अंदर डालते हैं, उसके साथ चटनी आता है, फिर पानी आता है, एंड देन द पर्सन ईट्स, है ना। और ऐसे करके इमली को स्पेशली थोड़ा कुचल के फिर उसका एक्सट्रैक्ट पानी में दे के, वो पानी आप सोचो, वो पानी में सैल्मोनेला टाइफी, अब क्या होगा, सूखा खाओगे कोई दिक्कत नहीं, सूखा भी खा सकते हो, लेकिन फिर ये और फिर सूखा। चलो नेक्स्ट, सस्टेन्ड हाई फीवर, मार्क इट एज कंटिन्यूअस फीवर, लिखा है ना एनसीईआरटी तो देखो, सस्टेन्ड हाई फीवर इज रिटन इन एनसीईआरटी, दैट इज नथिंग बट कंटिन्यूअस फीवर बेटा। नेक्स्ट, अच्छा वीकनेस इज कॉल्ड मैलेज, MALAISE, वीकनेस वो तो रहेगा ही, टॉक्सिसिटी है, इसको कहते हैं मैलेज, MALAISE। और फीवर को पायरेक्सिया कहते हैं, फीवर सस्टेन्ड हाई फीवर जो है, कहां गया फीवर के बारे में मैंने लिखा, कंटिन्यूअस फीवर, हाँ, तो दिस कंटिन्यूअस फीवर
इट इज सस्टेन्ड हाई फीवर, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सस्टेन्ड हाई फीवर, एंड दिस इज कॉल्ड हाइपर पाइरेक्शिया। पाइरेक्शिया माने फीवर, तो ज्यादा फीवर है तो हाइपर पाइरेक्शिया, समझे ना? बोलो। स्टमक पेन कॉन्स्टिपेशन इज कॉमन क्योंकि एंटेरन माने इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। सिंस इट इज एन एंटेरिक फीवर, सो इट रिजल्ट्स इन द स्टमक पेन, है ना, एंड कॉन्स्टिपेशन। सो सिंस इट्स एन एंटेरिक फीवर, तो स्टमक पेन एंड कॉन्स्टिपेशन ये क्यों होगा? सिंस इट्स एन एंटेरिक फीवर, सिंस इट इज एन एंटेरिक फीवर माने अफेक्टिंग द इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन का जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है क्या होगा? वो एब्जॉर्प्शन, एक्सेस वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तभी जाके कॉन्स्टिपेशन होता है ना बेटा? चलो। Sir, in NCERT, the last line says that intestinal लास्ट लाइन में आ रहा है, एक सेकंड, इंटेस्टिनल परफोरेशन है ना लास्ट लाइन, पता है मुझे। हो गया। सीवियर केसेस इंटेस्टिनल परफोरेशन मतलब एक्सेसिव अगर ग्रोथ ऑफ पैरासाइट्स हो गया, देन इन्फ्लेमेशन इतना ज्यादा इंटेस्टाइन का हो रहा है दैट इंटेस्टाइन अल्टीमेटली द लेयर ऑफ द इंटेस्टाइन इज डीजेनरेटेड। एक्सेस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया अगर होगा तो इंटेस्टिनल परफोरेशन होगा, अलोंग विद दैट स्टूल इन द ब्लड। और इंटेस्टिनल परफोरेशन होने की वजह से क्या होगा? इंटेस्टाइन इज कवर्ड विद पेरिटोनियम, तो वो परफोरेशन होने के बाद तो इन्फेक्शन गोस टू द पेरिटोनियम, तो ग्रॉस पेरिटोनाइटिस होकर मर जाएगा, यही होता है। तो severe multiplication of the bacteria results in এখানে আরেকটা severe cases মানে severe cases যেটা excess bacteremia कहते हैं हम लोग, excess bacteremia है ना, AEMIA causes intestinal perforation हो जाए, perforations है ना। और intestinal perforation होगा मतलब क्या? उसके साथ blood with stool, डेफिनेटली ब्लड विद स्टूल, एंड एट द सेम टाइम इसके साथ साथ पेरिटोनाइटिस अगर हो गया, पेरिटोनियम का अगर इन्फ्लामेशन हो गया तो उसको कोई बचा नहीं पाएगा, और दैट इज द कॉज ऑफ द डेथ। वो एक्सेसिव म्यूकस की बोले ब्लड विद स्टूल होके डेथ नहीं होता। दो कंडीशन में डेथ होता है टाइफाइड से, नंबर 1 इंटेस्टिनल परफोरेशन ग्रॉस पेरिटोनाइटिस, नंबर 2 सीवियर राइज इन बॉडी टेम्परेचर। तो इनको सीवियर बॉडी टेम्परेचर पूरा डेलिरियम हो जाता है, डेलिरियम मतलब उल्टा सीधा कहता है, तो हाइपोथैलेमस इफेक्ट हो जाता है। इन दैट कंडीशन आल्सो इट कैन हैपन, बुझते पारछो? तो दीज आर द टू केसेस। अच्छा, इसका जो डायग्नोसिस है एनसीईआरटी में तो लिखा है, इसका डायग्नोसिस जो है वो ये है, क्या कहते हैं इसको? विडल टेस्ट। लेकिन याद रखिएगा माय डियर, डायग्नोसिस इज बेसिकली विडल टेस्ट इज अ फॉर्म ऑफ एलिजा, इट्स अ फॉर्म ऑफ एलाइजा, समझिए ना। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है, विडल टेस्ट कभी पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड नहीं करेगा विद इन द फर्स्ट 1 वीक। पहले 7 दिन कभी भी टाइफाइड में विडल टेस्ट में पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं करता, तभी बाकी पैरामीटर्स देख के आपको टाइफाइड सोचना है। यू विल नॉट गेट द रेस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ विडल टेस्ट इन द फर्स्ट 7 डेज। बाकी पैरामीटर जो है उसको देख के आप टाइफाइड डिटरमाइन कर सकते हो, बट विडल टेस्ट विल नॉट रेस्पॉन्ड। विडल टेस्ट ऑलवेज रेस्पॉन्ड्स आफ्टर द फर्स्ट वीक, ठीक है? हम এটা লিখে দিলাম, विडल टेस्ट is positive only after the first week। এটা হলো विडल टेस्ट का एक peculiarity है ना। विडल टेस्ट does not give positive result within the first week, है ना, ये प्रॉब्लम है। एनीवे, डन। पीसीआर वो तो बहुत बाद में है, अभी पीसीआर बातों बातों में पीसीआर हो जाता है, लेकिन पहले तो बातों बातों में पीसीआर थोड़ी ना होता था, है ना। और अल्टीमेटली you have to obtain you have to find the presence of the bacteria through stool, there is no other way। क्योंकि इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है ना, तो इंटेस्टाइन से वो वॉमिटिंग होके इंटेस्टाइन से मुंह से निकलेगा, ये डिफिकल्ट है, तो अल्टीमेटली यू हैव टू रिलाई ऑन द स्टूल टेस्ट, ठीक है? एनीवे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइफाइड। और टाइफाइड में मेरीमेलॉन तो जो एनसीईआरटी का लाइन है वो तो पढ़ोगी आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ঠিক আছে? এই হলো টাইফয়েডের গল্প। তাহলে ম্যালেরিয়া হয়ে গেল, টাইফয়েড হয়ে গেছে, ফাইলেরিয়া ইজ ডান, एमिबायसिस इज डन, एस्कारियोसिस इज डन, एड्स डन, कैंसर डन। अब चलो नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे, रुक जा थोड़ा सोच लेते हैं क्या मिस हो गया। जेनेटिक डिसऑर्डर पार्ट है वो तो पढ़ाएंगे ही। ओ हाँ, न्यूमोनिया के बारे में थोड़ा बात करते हैं, जरा
बोर्ड को थोड़ा दाहिने तरफ शिफ्ट करवाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग न्यूमोनिया। ये भी अपना सिलेबस में है। अब न्यूमोनिया का जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो एक ही है, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग पेरेन्काइमा। इसका डेफिनेशन है इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग parenchyma. So inflammation of the lung parenchyma, this is the universally accepted definition of pneumonia, my dear students. ठीक। अब देखिए न्यूमोनिया, ये जो न्यूमोनिया है इसका जो कॉजेटिव एजेंट है, कॉजेटिव एजेंट है ना। सो न्यूमोनिया के कॉजेटिव एजेंट्स, बहुत सारे कॉजेटिव एजेंट्स है, पढ़ना ही है अपन को। तो नंबर 1 स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus, Klebsiella, Klebsiella sp, Shigella, बैक्टीरिया। नंबर 5 हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये गलती होता है बहुत ज्यादा। किसी से पूछो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी क्या काम करता है, जनरली स्टूडेंट से जे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी कॉजेज इन्फ्लुएंजा, which is absolutely wrong. Hemophilus influenzae causes pneumonia. Influenza is a viral disease. Influenza is caused by influenza virus या तो पैरामिक्सोवायरस। There is a viral disease. अब वायरस को कभी इसमें चिपकाओ मत, समझे ना। So Haemophilus influenzae is responsible for pneumonia. Next, kerosene inhalation, drowning followed by water aspiration in the lungs, followed by water aspiration in the lungs, in the lungs. Number 8 एस्करियस न्यूमोनिया है ना, लो फ्लड सिंड्रोम, एस्करियसिस। और भी बहुत सारे रीजंस है बेटा, है ना। मैंने तो कुछ कुछ बताया, 8 पॉजिटिव फैक्टर बताया, समझे। अब न्यूमोनिया के बारे में अगर बात करें तो न्यूमोनिया कभी भी अगर होगा तो 4 स्टेजेस पे होता है। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ न्यूमोनिया, समझे। तो 4 स्टेजेस ऑफ न्यूमोनिया। तो लेट्स टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ न्यूमोनिया। स्टेजेस, स्टेज 1 that is called, you know, stage of congestion, stage of congestion. Number 2 সব বলছি, এক্সপ্লেন করছি, stage of red hepatization, stage of red hepatization, stage of gray hepatization. Number 4 stage of consolidation. ठीक, stage of consolidation. So these are the different stages, ठीक है। So number 1 stage of congestion, stage of red hepatization, stage of gray hepatization and the stage of congestion. Am I clear? अब देखिए ध्यान से, स्टेज ऑफ कंजेशन, स्टेज ऑफ कंसोलिडेशन, आई एम सॉरी, स्टेज ऑफ कंसोलिडेशन। अब स्टेज ऑफ कंजेशन क्या है, जब इंफेक्शन पहले बार होता है तो एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया उस रीजन पे एंड एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड सेल्स उस रीजन पे, क्योंकि रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन, वैसोडाइलेटेशन। तो कंजेशन क्यों होगा, ड्यू टू वैसोडाइलेटेशन। वैसोडाइलेटेशन तो होगा ही क्योंकि इन्फ्लेमेशन हुआ है। ड्यू टू वैसोडाइलेटेशन व्हाट विल हैपन, excessive accumulation of the blood cells, excessive accumulation of the blood cells at the site of inflammation, at the site of inflammation,
excessive accumulation of the blood cells at the site of inflammation. समझ में आया? That is congestion. Number 2, रेड हेपेटाइजेशन का मतलब क्या है? ये जो ब्लड सेल्स है उसमें आरबीसी का परसेंटेज ज्यादा होगा, है ना, एंड देन इट विल बी रेडिश इन कलर. सो ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, है ना, इट विल बी रेडिश इन कलर. एंड हेपेटाइजेशन, व्हाई हेपेटाइजेशन? हेपेटिक माने कि लिवर. लिवर इज कंपैरेटिवली हार्ड इन फिलिंग. लिवर को अगर आप प्रेस करोगे इट इज हार्डर कंपैरेटिवली. तो लंग्स हो जाएगा रेड एंड हार्ड. So due to excess accumulation of RBC, the lungs appear red, and due to inflammation, the part hardens like liver. इसीलिए हेपेटाइजेशन ये वर्ड आया. समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? ग्रे हेपेटाइजेशन. ग्रे क्यों? बिकॉज बैक्टीरियल इंफेक्शन में पस फॉर्मेशन होता है. पस माने पूंछ, है ना, तो पस बिकम्स ग्रे इन कलर. व्हाइटिश है वो तो ग्रे होता है क्योंकि डेड व्हाइट ब्लड सेल्स है. डेड व्हाइट ब्लड सेल्स है ना, डेड सेल्स एंड डब्ल्यूबीसी है. सो स्टेज ऑफ ग्रे हेपेटाइजेशन ड्यू टू accumulation of excessive pus cells. मैंने कुछ देर पहले बताया था कि पस फॉर्मेशन होगा केवल और केवल बैक्टीरियल इंफेक्शन में. वायरल इंफेक्शन में कभी पस फॉर्मेशन होता नहीं, माय डियर. समझ में आया? सो accumulation of the pus cells and hardening continues like liver. continues like liver. इसीलिए इसको कहते हैं माय डियर ग्रे हेपेटाइजेशन. एंड फाइनली स्टेज ऑफ कंसोलिडेशन. तो स्टेज ऑफ कंसोलिडेशन जो है अल्टीमेटली बॉडी खुद फाइट करके रिकवर करने की कोशिश करता है. अगर कर लिया तो लंग्स रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैक्टीरिया. सो रिटर्न ऑफ द लंग टू द ओरिजिनल कंडीशन, रिटर्न ऑफ द लंग्स टू द original condition, return of the lungs to the original condition, है ना, that is called stage of consolidation. बुझते हो? हाँ, तो these are the different stages. and pneumonia को determine करने के लिए gram staining can be the process. there are numerous processes of determining the diagnosis में staining method is one of the form of diagnosis. PCR कर सकते हो. तो there are numerous methods by which pneumonia can be detected. उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. और न्यूमोनिया का ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स कैन बी यूज्ड. तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे. सो अमोक्सिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूमोनिया. न्यूमोनिया को इससे बाहर और कुछ नहीं करना है. फिलहाल एक बार एनसीईआरटी निकालिए. न्यूमोनिया अच्छा, न्यूमोनिया का एक्सट्रीम सिम्टम में जब मरेगा इंसान. अच्छा हाँ, आरो बोला है नहीं तो वायरस भी न्यूमोनिया कर सकता है. वायरस कौन सा न्यूमोनिया करेगा? जिसका नाम है अभी आपने पढ़ा, ये कोरोना वायरस न्यूमोनिया करके ही तो मरता है ना. तो ये भी भूल गया था कोरोना वायरस. तो कोरोना वायरस इज वन ऑफ द एग्जांपल. ये तो मैंने MERS, SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, है ना, मार्स, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, আমাদের COVID-19. so these are all due to the coronavirus, है ना. so these coronaviruses, they also infect, and these are RNA viruses, है ना. coronaviruses RNA viruses. तो इसको डिटरमाइन, कोरोना वायरस को डिटरमाइन करने के लिए आपको RT-PCR करना पड़ेगा. टू डिटरमाइन कोरोना वायरस तो RT-PCR करना पड़ेगा. वायरल इंफेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए PCR इज द बेस्ट मेथड टू आइडेंटिफाई. गॉट इट. सो RT-PCR हम लोग करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज रिएक्शन, है ना. ठीक है. तो दिस इज अनदर मेथड. কি একটা কথা আমি কথাটা বললাম? ও হ্যাঁ, एक्सट्रीम इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम सिम्टम ऑफ एक्सट्रीम कॉज ऑफ डेथ इन निमोनिया. निमोनिया हमेशा लीड करता है इनटू हार्ट फेलियर. एनसीईआरटी में लिखा है, देखो, हार्ट फेलियर में वॉल्यूम 1 एनसीईआरटी अगर पुराना किताब है आप लोगों के पास तो पेज नंबर 288, तो उसमें आपको मिलेगा कि हार्ट फेल क्यों होता है. हार्ट फेलियर ड्यू टू लंग कॉज.
congestive heart failure कहते हैं उसको हम लोग, है ना, due to congestion in the lungs. तो extreme cases of pneumonia, extreme cases leads to congestive heart failure. Extreme cases, my dear, leads to congestive heart failure. Am I clear? So congestion in the lungs which lead to heart failure. Can know? Because the alveoli is filled with fluid. पहले तो fluid, उसके बाद pus, and then the alveoli cannot exchange air. Instead of oxygen, it is filled with pus. तो कैसे exchange करेगा? Even if the heart pumps, oxygenation नहीं होगा. Ultimately, the person will die due to severe cyanosis. है ना? मरेगा. बुझवल्ली. और फीवर, चिल का, फेडेक, ये तो पता ही है आप लोगों को. हाँ बोलो. ब्लू साइनोसिस लेक उसको CYANOSIS साइनोसिस. কত নম্বর পাতা ওটা? এই 131 खोल. 131 ऊपर देखो लिखा है, ऊपर থেকে সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ ऊपर, ওই যে মার্ক করা আছে তোর. সাইনোসিস লাইক ব্লুইশ লিপস, নেলস, है ना, फिंगर नेल्स, लिप्स टर्न ब्लू. কেন? বিকজ অফ সাইনোসিস. কিন্তু অক্সিজেনেশন হচ্ছে না. চলো. Definitely it's an airborne disease. इसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं. इट्स एन एयरबॉर्न डिजीज. एग्जाम का बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी कहते हैं माय डियर. ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, है ना. तो इट्स एन एयरबॉर्न डिजीज कॉज्ड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. तो कब, आपको तो पता ही है ये, है ना. ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कौन कौन है? अच्छा, उसी जगह पे दाहिने तरफ अगर जगह होगा लिख लीजिए, तो कुछ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का नाम उधर नहीं आएगा जगह. তোর বইতে জায়গাটা কম আছে. ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का कुछ नाम लिखना है. ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब एयरबॉर्न डिजीज है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. তাই তো. वन इज निमोनिया. लिखो तो, मैं बोले दीजिए. एवरीवन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग भी लिखिए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कौन कौन सा डिजीज में होता है बेटा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. लिखिए. लिखा निमोनिया. फर्स्ट इज निमोनिया. नंबर 2 कॉमन कोल्ड. नंबर 3 चिकन पॉक्स. नंबर 4 tuberculosis. mumps, measles, diphtheria. Por 5, 6, 7. mumps, measles, diphtheria. रुक जा. कॉमन कोल्ड की बोललाम, बोला एक बार. whooping cough মানে pertussis. कोविड वो तो पूछेगा तो वो एक्चुअली न्यूमोनिया ही है. कोविड तो एक्चुअली न्यूमोनिया है ना. तो वो तो आपको समझ में आता ही है. और हाँ, येलो फीवर এখন আর হয় না রে. it's obliterated, so you don't need. जो एक्टिव फीवर है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. अच्छा ना, पोलियो तो वाटर बोर्न डिजीज. ठीक है, इतना तक रखो. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये हो गया. ओ, इन्फ्लुएंजा. इतना इजी भूल गए थे. अच्छा, इन्फ्लुएंजा যেখানে लिखो ना, इन्फ्लुएंजा के लिए उसका पॉजिटिव एजेंट किसी जगह पे लिख दो. 2 पॉजिटिव एजेंट है इन्फ्लुएंजा का. अलग जगह पे लिख ले तो इन्फ्लुएंजा का 2 पॉजिटिव एजेंट. एक तो हम लोग इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं, एक स्पेसिफिक नाम भी है उसका. लिखो पैरामिक्सो वायरस. सॉरी, ऑर्थोमिक्सो वायरस. माय डियर, आई एम सॉरी. मम्स के लिए पैरामिक्सो वायरस. आई एम सॉरी. पैरामिक्सो वायरस, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल कि जे ऑर्थोमिक्सो वायरस causes influenza और पैरामिक्सो वायरस causes mumps. बोलो, ठीक है जो डन हो गया ना.
लगभग यही है, ठीक है, ठीक है, डन। अच्छा हाँ, और सिम्टम कुछ है लिखा हुआ? बस ठीक है, शेयरिंग ग्लासेस यूटेंसिल्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, दीज आर ऑल ड्यू टू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, है ना। अल्टीमेटली कॉज ऑफ इन्फेक्शन इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, है ना। तो चिकन पॉक्स बता दिया मैंने, और कुछ? हाँ बोलो। रेबीज, रेबीज ड्रॉपलेट नहीं, कॉन्टामिनेशन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, रेबीज ड्रॉपलेट नहीं। बाइट ऑफ अ रैबिट डॉग, है ना, बाइट ऑफ अ रैबिट डॉग, तो अल्टीमेटली ब्लड में जाएगा, समझे? बता दिया, हो गया। अच्छा हाँ, तो न्यूमोनिया डन हो गया। देखो इसका फोटो ले लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूमोनिया इज इंपॉर्टेंट, निमोनिया से सवाल पूछा जाता है। इसका फोटो ले लो बेटा, एस्करिस निमोनिया, लेकिन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं है, वो तो एस्करिस। तो अलग अलग निमोनिया, अलग अलग पॉजिटिव एजेंट अलग अलग तरह से जाता है, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, स्टेफाइलोकोकस हो गया। अच्छा भाई, तो भाई अरेक्टा कथा बोला रहा है, एक सेकंड मत लो अभी फोटो। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, इसको हम लोग न्यूमोकोकस भी कहते हैं, इसको हम लोग न्यूमोकोकस भी कहते हैं माय डियर। और ये न्यूमोकोकस जो है, ये कॉकस नाम से कॉकस, लेकिन इसका शेप है ऐसा, देख, इट्स अ डिप्लोकोकस, देख शेप, देखा किस तरह से मैंने बनाया, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, एक सेकंड, इसका शेप देख, इसका शेप देख, दिस इज डिप्लोकोकस, किंतु एटा इट लुक्स लाइक द एरोहेड, एरोहेड होता है ना, दो है लेकिन एरोहेड, इसको कहते हैं लैंशियोलेटेड, लैंशियोलेटेड मतलब एरोहेड, समझे ना। तो इट्स अ डिप्लोकोकस लैंशियोलेटेड, लैंशियोलेटेड माने एरोहेड, एरोहेड अपीयरेंस, है ना। एंड इट्स अ डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस याद रखिएगा हमेशा, दिस इज द डिप्लोकोकस। एम आई क्लियर? इज इट ओके माय डियर स्टूडेंट्स? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अब इसका फोटो ले लीजिए, हाँ हाँ, अब तो 3-4 मिनट आचे बाबा, जा, डन हो गया, शेयर कर दीजिए सभी से। कॉमन कोल्ड एनसीईआरटी से पढ़ लोगे आप लोग, राइनो वायरस, ये तो बेकार है। कॉमन कोल्ड हो गया आपका, ये एक्जिमन क्या कहते हैं उसको, अरे वो रिंगवर्म, रिंगवर्म देखो, ट्राइकोडर्मा, सॉरी माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन एंड ट्राइकोफाइटोन, तो सो दिस थ्री आर द पॉजिटिव एजेंट्स फॉर रिंगवर्म। तो फंगल डिजीज है वो। और ये रिंगवर्म किस कंडीशन पे इंक्रीज होता है? मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा तो इंक्रीज होगा, है ना। सीवियर ईचिंग विचिंग होता है ना, ये तो पता ही है। कंटामिनेशन होता है, यूजिंग कॉमन यूटेंसिल्स, यूजिंग कॉमन ड्रेस, कॉमन क्लॉथ्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो रिंगवर्म के इन्फेक्शन एनसीईआरटी का जो लाइन है वही पढ़ना है आपको, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं करना है अपन को। इसको छोड़ के हम लोग कुछ कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। जो जेनेटिक डिसऑर्डर हम लोग मंडे को पढ़ेंगे, हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। जैसे कि देखिए, I will give you a sequence of reaction. Sequence of reaction. For example, my dear, देखिए phenylalanine, ये एक अमीनो एसिड है। तो phenylalanine in presence of phenylalanine hydroxylase, पर दिन पढ़ा वो, phenylalanine hydroxylase, it will give you homogenistic acid. Homogenistic acid. अब ये homogenistic acid is also called alkaptone. अब ये होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में इट विल कन्वर्ट इनटू टायरोसिन, और ये टायरोसिन इन प्रेजेंस ऑफ टायरोसिनेज दे विल कन्वर्ट इनटू मेलानिन। अब देखिए, अगर फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का जो सिंथेसिस है, कौन सिंथेसाइज करेगा? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जीन। वो जीन अगर किसी कारणवश इनहिबिटेड हो गया, then phenylketonuria will happen. কি বললাম বুঝতে পারলে? You can also call phenylalanine. Phenylalanine will increase in blood, and phenylalanine is also called phenylpyruvic acid. तो हम लोग कहते हैं phenylpyruvic idiots, क्योंकि ब्रेन भी डैमेज होता है। Got my point? तो उसके रिलेशन में हम लोग ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे होमोजेनिस्टिक एसिड बना, अगर फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज अगर है तो होमोजेनिस्टिक एसिड बनेगा। और अगर होमोजेनिस्टिक एसिड इज नॉट कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन इन प्रेजेंस ऑफ होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज, अगर वो एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा,
मैंने वो एंजाइम सिंथेसिस सही से नहीं होगा, देन व्हाट विल हैपन, homogenistic acid will increase in blood and homogenistic acid is called alkaptone, so that will lead to alkaptonuria. अब टायरोसिन कन्वर्ट्स इनटू मेलानिन इन प्रेजेंस ऑफ टायरोसिनेज एंजाइम. अब टायरोसिनेज अगर एब्सेंट हो गया, टायरोसिनेज एंजाइम का जो जीन है वो अगर इनहिबिटेड हो गया तो मेलानिन सिंथेसिस नहीं होगा, दैट मींस एल्बिनिज्म. क्लियर हो गया? तो देखो एक रिलेशन में जो जो रिएक्शंस है उसी के आधार पे ये है. और একটা জিনিস আমি পড়াবো সেটাকে বলে টেস্যাক্স ডিজিজ. টেস্যাক্স ডিজিজ যেটাকে আমরা বলি ইনফ্যান্টাইল অ্যামাউরোটিক ইডিওসি, वो भी पढ़ाएंगे. बीटा एन एसिटाइल हेक्सोजामिनिडेज एंजाइम, इसका डेफिशिएंसी से वो होता है, ब्रेन लिपिड्स डीजेनरेट हो जाता है, सो दैट इज कॉल्ड टेस्याक्स डिजीज, वो भी हम पढ़ाएंगे. सो दीज आर ऑल जेनेटिक डिसऑर्डर्स. अपार्ट फ्रॉम द जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो आप लोग पढ़ते हो, जो आप लोग वो जो चैप्टर है, क्या नाम है उसका, वो अरे माइक्रो मॉलिक्यूलर बेसिस से पहले वाला चैप्टर, क्या नाम है उसका? हाँ वही. तो वो जो चैप्टर है वो क्या है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वो वाला जो चैप्टर है उसमें आप लोग म्यूटेशन में कई सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ते हो. वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के साथ साथ ये भी हम पढ़ाएंगे. वो तो आप लोग पढ़ते ही हो, लेकिन ये भी आपको जूलॉजी से पढ़ाया जाएगा. बेसिकली टेस्याक्स डिजीज, तुम्हार फिनाइल कीटोन्यूरिया, तुम्हार एल्कैप्टोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, ये 4 हम पढ़ाएंगे एडिशनली. ठीक है, दैट्स इट. तब तक, और फिर उसके बाद तो आपका ड्रग अल्कोहल अब्यूज वाला पार्ट. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स. भेज दिया ये फोटोग्राफ, भेज दिया.